नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अस्पताल के बाहर कूड़े करकट, गोबर, उपले और पशुओं के चारे का अंबार। वाह नीतीश कुमार। जी हां, बिहार में अस्पतालों की दुर्दशा हम आपको हर रोज ही दिखाते हैं, लेकिन ना खस्ताहाल अस्पताल खत्म हो रहे हैं और ना ही उनकी बदहाली। आज आपको पूर्णिया जिले का एक ऐसा अस्पताल हम दिखाने जा रहे हैं जो 65 लाख की लागत से बनाया तो गया, मगर शुरू नहीं हो पाया। और अस्पताल शुरू नहीं हुआ तो उसके चारों तरफ अव्यवस्था ने डेरा डाल लिया है। देखिए, अस्पताल के बाहर कचरे का अंबार। आह नीतीश कुमार। अस्पताल बंद है, भूसे से भरा द्वार। आह नीतीश कुमार। अस्पताल के बाहर उपले, गोबर की भरमार। आह नीतीश कुमार। अस्पताल के चारों ओर बांस बल्ली की कतार। आह नीतीश कुमार। बताइए कैसे कहते हैं वाह नीतीश कुमार। आह तो भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो मटमैली होती जा रही सफेद इमारत आप देख रहे हैं ना, ये स्वास्थ्य केंद्र है, यानी अस्पताल। इस अस्पताल के बाहर एक नजर आप भी डाल लीजिए, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार को फुर्सत है कि वो इस अस्पताल को देखें, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को। तो देखिए, अस्पताल भी देखिए, अस्पताल के बाहर लगे उपलों के ढेर भी देखिए, नीतीश सरकार का अंधेर भी देखिए, पशुओं का चारा भी देखिए और टहलते पशु आवारा भी देखिए। देखिए जनाब, देखिए। पहली नजर में आपको लगेगा ये गौशाला है जहां गायें बंधी हैं, मगर बताया ना आपको कि यह गौशाला नहीं, अस्पताल है, अस्पताल। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के अमारी गांव में बना अस्पताल। कोरोना काल में जहां लोग इलाज के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं, निजी अस्पतालों की ओर, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, वैसे में अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे। ये आप देख रहे हैं, ये पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड में अमारी गांव में ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और 2010 में बताया जा रहा है कि इसका निर्माण शुरू हुआ और 2015 में ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2015 से लेकर 2021 यानी कि पिछले 6 सालों से ये अस्पताल इंतजार कर रहा है कि कोई इसका उद्घाटन करे तो इसके दरवाजे खुले, और दरवाजे अगर खुले तो फिर मरीज इसमें आए और उनका इलाज हो सके। ये है अस्पतालों की असली हकीकत बिहार में, जहां 6 साल से एक अस्पताल तकरीबन 65 लाख की लागत से बनकर तैयार है, लेकिन 6 साल से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसे खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको दर दर भटकना पड़ता है, शहर की ओर जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, मधेपुरा जाना पड़ता है। नीतीश बाबू सुने या ना सुने, लेकिन आपने सुना कि नहीं, 6 साल से ये अस्पताल बनकर तैयार है। 65 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था इसे, लेकिन अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार की, जहां आप देख सकते हैं ताला जो लगा है वो भी जंग खा चुका है, और ये पूरा का पूरा परिसर देख लीजिए, ये ग्रामीणों के काम आ रहा है। यहाँ मवेशियों का चारा रखा जाता है, गोबर का गोईठा जो है वो सुखाने के काम आ रहा है, वो रखने के काम आ रहा है। और ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि हमने ऐसी कई तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालात में है, खंडहर में तब्दील हो चुका है, लोग उसका इस्तेमाल मवेशी रखने के लिए, भूसा रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे अस्पताल की तस्वीर है, बिल्कुल बनकर तैयार है पिछले 6 सालों से, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ तक आए हैं तो आइए नजदीक से देखिए इस अस्पताल को। खिड़कियां टूट गई हैं, बिजली पानी के मीटर इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो चले हम भी। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पशुओं के चारे का ढेर है, उपले हैं, लकड़ियां हैं। एक वाक्य में कहें तो नीतीश सरकार की लापरवाहियां हैं, बेशर्मी है, अव्यवस्था है। मगर क्यों है, यहीं के लोगों से सुनिए, क्योंकि हम कहेंगे तो कहोगे कि कहते हैं।
कि यहाँ की जनता और मुखिया दोनों राजद के समर्थक हैं। यहाँ विरोधी दल के एमपी हैं, विरोधी दल के विधायक हैं, उच्च वर्ग से आते हैं विधायक, और क्या कहते हैं यहाँ ये पंचायत जो पूर्णतः पिछड़ी जाति के लोग यहाँ है। ये यही समावेश में आकर के इसका उद्घाटन एमपी कर रहे हैं, अन्नो कर रहे हैं विधायक। सुना आपने, आरोप यही है कि नीतीश बाबू की सरकार के नुमाइंदे इस अस्पताल का उद्घाटन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह गढ़ आरजेडी के समर्थकों का है और यहाँ पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह इसी धमदाहा से जेडीयू के विधायक हैं और इसी पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जेडीयू के सांसद हैं। आप समझ लीजिए बिहार में राजनीति का स्तर और अस्पतालों की हालत। आप ही समझ लीजिए क्योंकि नीतीश सरकार तो समझने से रही। रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया, आज तक। अस्पताल की दीवारों को अपने इलाज का इंतजार है, लेकिन कब और कैसे होगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए, पंचायत चुनाव में तैनात शिक्षकों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद अब यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से चुनाव आयोग से बात कर नई गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मुआवजा दिया जा सके और इस मुद्दे पर सूबे में जारी सियासत थम सके। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत का मुद्दा उठा। आज तक ने प्रमुखता से दिखाई खबर और जमीनी सच्चाई से जनता को रूबरू करवाया, और इस खबर का अब हुआ बड़ा असर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मौत को लेकर नई गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना काल में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को सहायता और मुआवजा दिया जा सके। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत के सरकारी आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव कराने वाले 1332 शिक्षक, 209 शिक्षा मित्र, 25 अनुदेशक, 5 बीईओ, 15 क्लर्क और अन्य कर्मचारियों समेत 1621 लोग कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं। जबकि सरकार की ओर से जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें से सिर्फ 3 कर्मचारियों की ही कोरोना से मौत की बात कही गई थी और इस लिस्ट का आधार बनाया गया था चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को। किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान का मृत्यु माना जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो तय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से जो सूचना एकत्र की है उसके आधार पर 3 शिक्षक हमारे ऐसे रहे हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। दरअसल पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव के दौरान उसी कर्मचारी की मृत्यु पर मुआवजा दिया जाता है जिसकी मौत चुनाव स्थल पर हुई हो या फिर चुनाव प्रक्रिया के बाद घर पहुंचने तक कर्मचारी या उसका परिवार इस गाइडलाइंस के तहत मुआवजे का हकदार होता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की इसी गाइडलाइंस के तहत उन सभी कर्मचारियों के नाम मृतकों की सूची में शामिल नहीं हो सके जिन्होंने चुनाव के दौरान ड्यूटी में कोरोना से अपनी जान गंवाई, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जो संक्रमित ड्यूटी के दौरान हुए हों लेकिन उनकी मौत कुछ समय बाद हुई हो। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मुख्य सचिव को राज्य चुनाव आयोग से बात कर नई गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक, पुलिसकर्मी के साथ वो सभी कर्मचारी आएंगे जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से जान चली गई। यूपी में ड्यूटी के दौरान मौत की खबर के साथ मध्य प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज की आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट ने भी असर दिखाया है। आज तक ने दिखाया था कि कैसे मुसीबत के इस दौर में एमपी के गांव के लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज के लिए मजबूर हैं। इस खबर के बाद भोपाल के सांगाखेड़ा गांव में सभी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक बंद कराए गए हैं। साथ ही ब्लॉक अधिकारियों को तलब किया गया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज तक ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर सरकार की नींद टूटी। बहरहाल कोरोना के इस दौर में साथ मिलकर महामारी का मुकाबला करने की जरूरत है, लेकिन मुसीबत के इस समय में सियासत कम नहीं हो रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के डीएम की बैठक बुलाई। उद्देश्य था कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर आगे की रणनीति बनाना, लेकिन इस बैठक के बहाने ममता बनर्जी ने
पीएम मोदी पर ऐसा हमला बोला कि मीटिंग पर महाभारत छिड़ गई। ये वायरस एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। It was just a casual super flop meeting. आज जो उनका आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है। बैठक तो थी कोरोना के खिलाफ जंग पर रणनीति को लेकर, लेकिन जो नतीजा निकला उसने महामारी पर रणनीति के बजाय राजनीति को ही बढ़ा दिया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 कलेक्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल बैठक थी और इस बैठक के ठीक बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? पीएम मोदी के साथ इस बैठक में पश्चिम बंगाल के भी एक कलेक्टर को शामिल होना था। पहले तो ममता ने कलेक्टर को शामिल होने की इजाजत नहीं दी और फिर जिस तेवर और तंज भरे अंदाज में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि संकट के इस दौर में सियासत कम नहीं होने वाली, क्योंकि ममता का आरोप है कि दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर केंद्र की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। Never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. ममता का हमला यही नहीं रुका, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या राज्य सरकारें केंद्र की बधुआ मजदूर हैं। There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? Only what his master was, their matter, and opposition is no matter. आपके काम को प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पर सवाल और इस हमले का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और ममता के रुख और तरीके को शर्मनाक बताया। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। हमें लगा कि आज जो उनका आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है और उसकी हम गंभीर रूप से निंदा करते हैं। इस बार पलटवार के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें बंगाल के केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन की मांग की। कोरोना संकट और वैक्सीन पर केंद्र और राज्य के बीच कुछ और गैर बीजेपी शासित सीएम पीएम मोदी पर सवाल उठा चुके हैं। बीते दिनों जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी की बातचीत को एक तरफा बताया था, तो उस पर काफी विवाद हुआ था। इस हमलों और विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर जमीनी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज दूसरी बार प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से संवाद किया और कोरोना वायरस को बहरूपिया बताते हुए इससे निपटने के लिए नई रणनीति पर जोर दिया। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच सियासत की डोज कम नहीं हो रही। अब ममता बनर्जी के इन ताजा हमलों ने हंगामा और बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जिलों के डीएम से बातचीत की।
जिसमें गांव में कोरोना के हालात पर चिंता जताई गई और ग्रामीणों को भरोसे में लेने पर जोर दिया गया। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। यकीनन हिंदुस्तान गांव में बसता है और जरूरी है कि वहां की व्यवस्था को तुरंत ठीक किया जाए ताकि कोरोना जो पैर पसार रहा है लगातार तेजी से गांव में, उस पर तुरंत रोक लग सके। आगे बढ़ते हुए बात अब ताउते तूफान की, जो बार्ज P305 पर कहर बनकर बरसा। अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। इन सबके बीच अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सवाल वही कि आखिर जब ताउते का अलर्ट था तो फिर जहाज को सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं भेजा गया। हम लोगों का एकदम वो हो गया था कि अब लगता है बचेंगे नहीं, लेकिन जाके हम लोग का बाढ़ ऊपर वाले की दया से साइड में रुक गया और ये नेवी वाले लोग पहुंचे, हम लोगों को रिसीव कर लिए, बच गए। ये खौफ की तस्वीरें हैं, ये मौत को करीब से देखने के बाद का डर है। कुछ किस्मत वाले थे जो ताउते के कहर के बीच बच गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो समंदर के बीच में हुए जिंदगी और मौत के संघर्ष में हार गए। बार्ज P305 जहाज पर सवार इन लोगों ने करीब 48 घंटे तक खौफ का तांडव देखा। सर हम लोग 1GC का काम कर रहे थे, हम लोग ये चीज HRD प्लेटफॉर्म पे, आयरमैन पे हम लोग सर 24 घंटे तक थे उधर ही। 17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। हम लोग का नेवी वाले रिक्शा किए, बहुत अच्छे से रिकवरी किया हम लोग को, वो लोग बहुत बोले तो अच्छे से वो लोग अपना ये किया। अभी बच गए हैं तो अभी इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है। नया जन्म बोला जाएगा सर मौत को। हाँ सर, बहुत हेल्प किया उसने, इंडियन नेवी ने। घंटों तक पानी में थे, 8-10 घंटे तक। समंदर के 30 फीट ऊपर तक उफान मारती लहरें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलती हवाएं, आसमान से होती मूसलाधार बारिश, जिनके बीच देश की नौसेना के जाबाज किसी देवदूत से कम नहीं थे। रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोच्चि की मदद ली गई। मदद के लिए मुंबई पहुंचे INS कोलकाता से बचाए गए लोगों के साथ ही तूफान में जान गंवाने वालों के शव लाए गए। चक्रवात ताउते के दौरान ONGC का बार्ज P305 डूब गया था। इस पर कई मजदूर सवार थे। अभी तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 37 शव बरामद किए गए हैं। INS कोच्चि भी एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया है।
नौसेना के सामने बार्ज P305 के लापता लोगों की तलाश एक बड़ी चुनौती है। अपने जहाज जो थे उनको यहाँ से एक एक करके सेल करना शुरू कर दिया। यह भी आपको जानकर आपको जानना चाहिए कि अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे कई जहाज जो हैं वो समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं, जो कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं। इस हादसे में अब तक करीब 37 लोग मारे गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी लहरें भी उठने लगी हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीधे गैस पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तो नवाब मलिक भी केंद्र को घेर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मानव जनित त्रासदी है, क्योंकि काफी पहले ताउते चक्रवात की चेतावनी दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना महामारी के प्रबंधन में मोदी सरकार की लापरवाही से पहले ही लाखों मौतें हो चुकी हैं और अब भी वह वही रूप दिखा रही है। मोदी सरकार अपनी इतनी बड़ी गलतियों से कब सबक लेगी? Despite this alert by state and IMD, ONGC has neglected the alert. The 600 workers' lives were in danger. They were not shifted to the safer place. And due to that, one of the barge has been drawn. 37 people lost their life. More than 40 people are still missing. Hundreds of workers were fighting in a rough sea for their lives. The responsibility should be fixed. उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में एक ADR दर्ज की गई है। बार्ज P305 के क्रू मेंबर की मौत के बाद ये ADR दर्ज हुई है। बहरहाल लापरवाही को लेकर सवाल बड़े हैं। आखिर क्यों, जब तूफान की चेतावनी थी तो जहाज को सुरक्षित जगह क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्यों सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में झोंका गया? अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 49 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे का आज चौथा दिन है। अभी भी कई ऐसे क्रू मेंबर हैं जो लापता हैं, लेकिन अब तक 49 शव बरामद हो चुके हैं। इन सबके बीच 188 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। ताउते तूफान तो चला गया, लेकिन अपने साथ कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगाड़ गया। दिल्ली में कल जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश हुई है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिहार से लेकर राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई। इसके अलावा उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा। चमोली से लेकर केदारनाथ तक बारिश हुई। चमोली में तो भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। कोरोना की आफत अभी चल ही रही है कि इस बीच एक काली महामारी और आ गई। जी हां, ब्लैक फंगस अब पूरे देश में पांव पसारने लगा है। देश भर में हजारों लोग संक्रमित हैं और 200 से ज्यादा की जान जा चुकी है। राजस्थान और हरियाणा इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जरूरी हुआ तो हम भी इसे महामारी घोषित करेंगे। आफत पर आफत, महामारी पर महामारी। कोरोना की महामारी अभी खत्म हुई नहीं कि ब्लैक फंगस नाम की नई बला आ गई। ऐसी बला जिसके शिकार अगर हो गए तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है, यहां तक कि जान तक जा सकती है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के खतरे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस ने पांव पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के 1200 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 185 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 1200 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 97 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 73 केस और बिहार में ब्लैक फंगस के 24 केस आ चुके हैं।
ब्लैक फंगस की चपेट में आए लोगों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। गुजरात में ब्लैक फंगस से 40 लोगों ने, जबकि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद के लिए गुहार लगाई है। आज प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने ब्लैक फंगस की दवाइयों और इंजेक्शन को लेकर अपनी बात उठाई। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया, तो वहीं राजस्थान में रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों की आमद को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को ब्लैक फंगस के ही इलाज के लिए तैयार किया गया है। फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं, वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी अब आने लगे हैं। इसको म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। 20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के 185 मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल को ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए चुना गया है। दिल्ली सरकार ब्लैक फंगस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी करेगी। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर, इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों में मिला जिनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में नहीं था, जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर थी, या उन लोगों में जिन्हें बहुत ज्यादा स्टेरॉयड या टोसिलिजुमैब जैसे इंजेक्शन दिए गए। ब्लैक फंगस कोई म्यूकोमाइकोसिस कोई नई चीज नहीं है, ये 100 साल के आसपास हम देखते हैं। ये अक्सर फंगस ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देखी जाती है, बट इस बार ये कोविड-19 पैंडेमिक की सेकंड वेव में बहुत ज्यादा केसेस देखने को आए हैं। लास्ट ईयर भी हमने कुछ केसेस देखे थे, उनको ऑपरेट किया था, ट्रीट किया था, बट इस बार पिछले 10 दिन में हमने लगभग 5 से 10 केस हर रोज देखे हैं। कोरोना की आफत के बीच ब्लैक फंगस ने देश भर में सनसनी फैला दी है, क्योंकि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैलता है। इस बीमारी की चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। जयपुर से शरद कुमार और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना जब पीक पर था तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर और फेबिफ्लू जैसी दवा की कालाबाजारी हुई, बाजार से ये दवाएं गायब हो गईं। कुछ ऐसा ही हाल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भी हो रहा है। इस बीमारी का इंजेक्शन वैसे भी महंगा है, ऊपर से एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन लग रहे हैं और इंजेक्शन बाजार से गायब है। तीमारदारों के ऊपर सोचिए इस वक्त क्या गुजर रही होगी, वो मारी मारी फिर रहे हैं। राजस्थान के मांडलगढ़ की रहने वाली रजिया कोरोना से उबरी तो ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। जयपुर के अस्पताल में उनका ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन लिपाजोमाल एम्फोटेरिसिन कहीं नहीं मिल रहा है। जान अटकी हुई है। 20 दिन
पहले कोरोना हुआ था, जहाँ मांडलगढ़ तहसील हेडक्वार्टर पे इसको भर्ती करवाया। 5 दिन वहाँ भर्ती रहे और वो डोज लेने के बाद इनके जबड़े में थोड़ा खिंचाव होने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई डांड में दर्द हो सकता है। फिर 4-5 दिन बाद ज़्यादा हो गया, सोजिश आ गई, तो भीलवाड़ा रेफर किया। भीलवाड़ा गए तो वहाँ दिखाया कि भाई इनको तो ब्लैक फंगस जो बीमारी चल रही है वो बीमारी हो गई। भीलवाड़ा के रवि की मां को भी कोरोना हुआ था, लेकिन उसके बाद आंखों के नीचे सूजन आ गई और जब तक संभलते तब तक फंगस काफी बढ़ गया। अब रवि को इंजेक्शन की तलाश है और इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। हमें डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए, हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। 60 इंजेक्शन चाहिए सर, मिनिमम 50 तो चाहिए एटलीस्ट 50 तो हाथ में हो। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए देश भर से जयपुर के ईएनटी अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज आए हुए हैं, लेकिन इंजेक्शन की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एक मरीज को 40 से लेकर 60 इंजेक्शन तक चाहिए होता है। अभी ये समस्या बरकरार है, हालांकि इसको रोकने के सारे प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं और इससे निपटने के लिए सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है और बहुत ही सकारात्मक चीज़ें सामने आई हैं। सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारे अधिकारी दवाई की उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और कुछ उपलब्धता शुरू भी हो गई है। अब उम्मीद आने वाले समय में वो पूरी हो जाएगी और रोकथाम ही इसका इलाज है। अगर रोगी जल्दी सही समय पर अगर इसके लिए आए इलाज के लिए, तो इलाज की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। राजस्थान में रोजाना ब्लैक फंगस के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इलाज कैसे हो, इंजेक्शन तो है ही नहीं। ये हाल तब है जब राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। जयपुर के इस जैन ईएनटी अस्पताल में 100 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज देश भर से आए हुए हैं और जिस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी हो रही है, लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से मरीजों को बचाने के लिए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मौतें हो रही है क्योंकि इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के लिए और अस्पतालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। भोपाल के दक्ष ताम्रकर की मां भी 13 मई से ब्लैक फंगस से जूझ रही हैं। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कम से कम 20 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत बताई है। तभी से दक्ष इंजेक्शन के लिए भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर तक भाग दौड़ कर चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन कहीं नहीं मिल पाया है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। कुछ यही हाल प्रमोद का भी है, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। एडमिट है श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। 14-15 को पता चल गया था कि चाहिए, लेकिन उनको पिछले 2-3 दिन से नहीं लगा है इंजेक्शन, क्योंकि है ही नहीं। इंजेक्शन की कमी की खबर सरकार को भी है। सरकार इंतजाम की बात कर रही है। ये सुनिश्चित कराए कि मध्य प्रदेश में ये इंजेक्शन आ सके। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट आए भी हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करा दिया और जो प्राइवेट सेक्टर में जिन चुनिंदा संस्थानों में इसका इलाज हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलाज नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जहां पर इसका इलाज चल रहा है, उसमें भी ये इंजेक्शन मिल सके, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है, जबकि ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पर एक ही जवाब है जो सभी दुकानों से हमें मिल रही है, वो यही जवाब मिल रहा है, स्टॉक में नहीं है, अभी हफ्ते भर आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि
कोविड के बाद एंटी फंगल दवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि ब्लैक फंगस की बीमारी जो कि आंखों पर, दिमाग पर, इन सब पर असर करती है, उसमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है मुहैया, नहीं है मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं का अकाल हुआ तो इसकी जमकर कालाबाजारी हुई। वही हाल अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का हो रहा है। इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना से भी कहीं ज्यादा घातक साबित हो रहा है ब्लैक फंगस। अगर सही इलाज नहीं मिला तो पहले स्टेज से चौथे स्टेज में जाने में ये देर नहीं लगाता। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के शिकार वो लोग हो रहे हैं जिन्हें पहले से ही डायबिटीज है। बेसिकली यहाँ पे जो कोरोना का संक्रमण हुआ है दूसरी पीक में, वो पूरे गुजरात में एक साथ हुआ है। जो पहली पीक थी उसमें अहमदाबाद पहले हुआ था, उसके बाद स्टेज वाइज सब सिटीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। दिस टाइम जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरे गुजरात में, पान गुजरात का इन्वॉल्वमेंट था। और ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं किसी तरह, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज हो और उनका लंबा आईसीयू में कोरोना के संक्रमण की वजह से उनका लंबा ब्लैक फंगस जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसके अभी तक जितने मरीज भर्ती हुए हैं उनकी संख्या 50 है। इन 50 रोगियों में से जो 23 रोगी हैं वह कोविड से संक्रमित हैं और 27 ऐसे रोगी हैं जिसमें पोस्ट कोविड या कोविड निगेटिव हैं वो, जिनको ये रोग हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो अपनी तैयारियों के साथ में एक पूरा डेडिकेटेड वार्ड S3 म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ब्लैक फंगस की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के 1/3 गांवों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। इनमें से कई गांवों में इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने 74,000 निगरानी समितियां बनाकर टेस्टिंग और मेडिकल किट बांटने का काम शुरू किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो मदद पहुंच रही है, न ही टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। यूपी के हर तीसरे गांव में कोरोना संक्रमण, 2/3 गांव को बचाने की बड़ी चुनौती।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर आए ताजा आंकड़े उम्मीद जगाने वाले हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब पंचायत चुनावों के बाद राज्य में संक्रमण तेजी से बढ़ा और शवों के सही ढंग से दाह संस्कार तक न हो पाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। आज प्रदेश में कुल 6,725 मामले सामने आए। कल की तुलना में 600 केस कम। 13,590 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लेकिन सरकार के सामने गांव को कोरोना से बचाना और वहां बीमार हो रहे लोगों के इलाज को लेकर एक बड़ी चुनौती है। यूपी के श्रावस्ती जिले के दुर्गापुर केपी गांव को ही ले लीजिए। 5,000 की आबादी वाले इस गांव में 2 सप्ताह में 8 लोगों की जान चली गई। कई लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। आज तक की टीम के जाने की भनक मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और दवाइयां बांटी। ऐसे तौर तरीकों से यूपी को 2/3 गांव के लोगों को कोरोना से बचाना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 90,000 गांव हैं। इनमें से अब तक 62,000 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ 28,000 गांव में सीमित संख्या में लोग संक्रमित हैं। टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो पिछले 1 सप्ताह में टेस्टिंग का कार्य किया है, RRTs के द्वारा जो किया गया, उसमें 89,512 गांवों में से मात्र 28,742 गांवों में संक्रमण के केसेस मिले हैं, अर्थात 68% ग्राम अभी भी संक्रमण से बचे हुए हैं। बाकी गांव तक संक्रमण न पहुंचे, इसके लिए यूपी सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की नीति के साथ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दे रही है। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बनाई गई हैं ताकि वो गांव में जाकर संक्रमितों की पहचान करें। इन सरकारी घोषणा और जमीनी हकीकत को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े, गरीब व बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं के आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक गांव में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। पिछले 3 दिनों में 20 लाख मेडिकल किट बांटे गए हैं। राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटे में 2.99 लाख सैंपल टेस्ट किए हैं। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक बड़ी मुश्किल गांव में वैक्सीनेशन को लेकर भी आ रही है। टीकाकरण के बीच 18 से 44 वर्ष की आयु के जहां लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के वो जगह जगह पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ 45 से ज्यादा वर्ष की आयु का जो टीकाकरण हो रहा है, उसमें समय की जो अवधि है दूसरे डोज की वो बढ़ाने से अब उतना भीड़ नहीं दिखाई दे रहा। मौजूद है चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस टीकाकरण के स्थान पर, जहां पर सुबह से टीकाकरण हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक जो बड़ी चुनौती सामने आ रही वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि गांव में, सुदूर क्षेत्रों में लोगों में वैक्सीन लगवाने की जो कमी है वो एक बड़ी चुनौती बनके प्रशासन के सामने आई है। समस्या कहाँ है? डॉक्टर कहते हैं गांव वाले टीका लेने को तैयार नहीं, तो गांव वाले कहते हैं कि गांव में कोई जानकारी देने तक नहीं आया और जब टीका लगवाने गए तो कागजात लाने की बात कहकर उन्हें वहां से लौटा दिया गया। ग्रामीण इलाके में हमने वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ जो गौर था, हमने काफी आशा के द्वारा काफी मैसेज दिया, काफी हमने प्रयास किया और लोगों में मोटिवेट करने के लिए काफी प्रयोग किया, लेकिन कुछ उनमें उनका टर्नआउट रहा नहीं। डर ही नहीं घुसने दिया जो है, और हाथ हिला करके इस तरह करके हमें बाहर कर दिया और कहा कि जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लाइए। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स का कोई चार्ट बोर्ड लगाया नहीं गया, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड का, किसी तरह का आवश्यक कार्ड लाइए। बाकी ये कह लेना कि गांव में कोई इतला हुई, गांव में किसी को बताया गया, ऐसा नामुमकिन है, एकदम झूठ बोला जा रहा है। इस बहस के बीच कोरोना संक्रमण से निपटना आसान नहीं होगा।
बरसों से खस्ता हाल पड़े स्वास्थ्य केंद्र और उसमें तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और गांव वालों के बीच अविश्वास की खाई को पाट कर ही इस जंग को जीता जा सकता है।